हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th ऑफ अड्डा स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की एक पोम को। दिस इज पोम नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द पोम इज आंट जेनिफर टाइगर। सो आंट जेनिफर टाइगर इज रिटन बाय अ पोएट जिनका नेम है एड्रिन रिच। और एड्रिन रिच ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी इस ब्यूटीफुल सी पोम को लिखा है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उस समय की जो औरतें थीं वो कितना सफ़र करती थीं, वो कितना ज़्यादा पेन में रहती थी, उनके पास कितने सारे प्लाइट होते थे। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस समय की जो औरतें थीं उनका इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। स्पेशली जो फीमेल्स थीं, जो मैरिड थीं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। उनके ऊपर हमेशा डोमिनेंस रहती थी एंड दैट वाज द डोमिनेंस ऑफ मेल, राइट। तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि एक आंट है जिनका नाम है आंट जेनिफर। वो अपने हाथ में एक टाइगर ड्रॉ कर रही हैं। बेसिकली इट्स अ टाइगर जो उनकी एम्ब्रॉयडरी पर है, और उन टाइगर्स को उन्होंने दिखाया है कि वो बहुत ही ज़्यादा विगरस, एनर्जेटिक, जेस्टफुल दिखाई दे रहा है, बहुत खुल करके फियरलेस दिखाई दे रहा है। और ये शायद जिस एम्ब्रॉयडरी को वो ड्रॉ कर रही हैं अपने हाथों से, अपनी एम्ब्रॉयडरी बना रही हैं, उस एम्ब्रॉयडरी में जो उन्होंने ड्रॉ किया है वो फ्यूरलेस टाइगर, वो उनकी इनर डिज़ायर है जो वो बनना चाहती हैं, और अपने हस्बैंड के डोमिनेंस से वो नहीं बन पा रही हैं। बट उन्होंने अपनी इनर डिज़ायर को एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। जबकि आंट जेनिफर कंप्लीटली इसकी ऑपोजिट है। शी इज़ कंप्लीटली फियरफुल। वो बहुत डरी हुई रहती हैं, बहुत सहमी हुई रहती हैं, और ये उनका जो डर है, जो उनकी सहमपन है, वो आप देख सकते हो उनकी एक्टिविटीज़ में। जब आंट जेनिफर अपनी एम्ब्रॉयडरी को कर रही हैं तो उनके जो हाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कपकपा रहे हैं। अब वो हाथ कपकपा क्यों रहे हैं, इसके पीछे आपको जो पोएट है उन्होंने दो रीजंस दिए हैं। दे माइट बी इन द फेयर ऑफ हिज हस्बैंड, कि उनके हस्बैंड का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डर है या बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, जो कि घबराहट में कन्वर्ट हो चुकी है, और वो बहुत घबरा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके हस्बैंड उनको एम्ब्रॉयडरी करता हुआ देख लें और उनको ऐसा फील हो कि वो अपना शौक पूरा कर रही हैं और आकर के फिर वो उनको डांट दें या फटकार दें, राइट। दूसरी तरफ पोएट ये भी कहती हैं कि माइट भी वो बहुत ओल्ड हो गई हैं इसी सिचुएशन में, इसी डोमिनेंस में वो इतनी ओल्ड हो गई हैं कि उन्हें कभी अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं चला। फिर एंड में पोएट आते आते बताती हैं कि फीमेल्स की कंडीशंस तो ऐसी है कि मरते दम तक ये डोमिनेंस उनके हस्बैंड्स की हमेशा ही रहेगी, हमेशा मेल उनके ऊपर हावी ही रहेंगे, और शायद मरते दम तक भी वो अपनी आइडेंटिटी से नहीं मरेगी, बल्कि उनकी जो आइडेंटिटी होगी वो उनके हस्बैंड से जानी जाएगी, राइट। तो लास्ट तक भी आंट जेनिफर जब मर भी जाएंगी तो भी वो ये बोझ, ये जो रिचुअल है, जो कस्टम है, वो अपने साथ ले करके मरेंगी, राइट। सो बेसिकली इस पूरी पोम में उन्होंने हमें ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि कैसे फीमेल अंडर सो मच डोमिनेंस ऑफ मेल रहती थी उस टाइम पे, और कितनी परेशानियों से वो गुजरती थी, कितनी डरी सहमी होने के बावजूद भी वो उसी एक्टिविटी को करती थी जो उनके हस्बैंड्स उनसे चाहते थे। और अगर उनको कभी अपनी इनर डिज़ायर को कंप्लीट करना होता था तो उन्हें 100 बार सोचना पड़ता था अपने हस्बैंड की, कि वो अपने हस्बैंड से पूछेंगी तो वो इस काम को कर पाएंगी। साथ ही साथ में अगर वो अपनी इनर डिज़ायर को कहीं पे रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं तो भी उनके अंदर कहीं ना कहीं डर है। सो आइए बढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल सी पोम को। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। इफ़ वी सी एनी ऑफ द हार्ड वर्ड हम उसे भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। सो जस्ट लेट मी नो एडवांस, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप सभी लोग रेडी हैं फॉर दिस पोम। एंड लेट मी टेल यू, दिस पोम इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये पोम बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है और बहुत ही अच्छी है। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस पोम को। नाउ सी, इफ यू कैन सी ना, दिस इज अ टाइगर, ओके, एंड let us start. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life of a woman who experiences this. Now, यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक फीमेल किस तरह की प्रॉब्लम से, किस तरह के प्लाइट से, किस तरह की परेशानियों से गुजरती है आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज एक फीमेल का, उसका कुछ होता ही नहीं है, उसकी अपनी आइडेंटिटी खो जाती है,
राइट, उसके अपने ड्रीम्स खो जाते हैं, उसके अपने थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, वो जो कुछ भी कर रही होती है वो अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड ही कर रही होती है, उसका अपना कोई थॉट नहीं होता, अपना कोई प्रोसेस नहीं होता, अपनी कोई भी फीलिंग नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो अपनी फीलिंग्स को दबा करके रखती है, डरी सहमी सी परेशान सी। सो यहाँ पर जो वुमेन हैं जो मैरिड हैं उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया है एड्रिन रिच ने। और मैं आपको बता दूँ एड्रिन रिच जो हैं वो एक सोशल वर्कर हैं, और वो सोशल वे में जो भी प्रॉब्लम्स हाईलाइट होती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उनको हाईलाइट करती हैं, उनको दूसरों के सामने रखती हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। अगर मैं एड्रिन रिच के बारे में बात करूं तो शी वाज बोर्न इन 1929 in Baltimore, Maryland, which is in USA. She is prominent or eminent for her involvement in contemporary women movement as a poet and theorist. अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो ये women, ये इनको एक feminist कहा जाता है, राइट ये हमेशा फीमेल्स के सपोर्ट में या फीमेल्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखती हैं, और ये फीमेल्स को लेकर के सोशली बहुत ही एक्टिव है, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए या उनके लिए वर्क करने में ये बहुत आगे आगे दिखी है। सो यू कैन सी दैट हर इन्वॉल्वमेंट इन women's movement is so much clear. She has published 19 volumes of poetry, 3 collection of essays and other writings also. So as I said कि ये बहुत great writer थी, तो इन्होंने अब तक 19 volumes अपनी लिख चुकी हैं poetries की। इनके पास 3 collections हैं इनके essays के, और तो और कुछ और भी इन्होंने writings लिखी हुई हैं जो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही heart touching हैं, right? Now let us start with this. अब यहाँ से आपकी poem शुरू होती है, poem का main part शुरू होता है। ये आप देख सकते हो, this is something, ये एक बैंड टाइप का है जिसमें कपड़ा फंसा करके फिर उसके ऊपर धागे से एम्ब्रॉयडरी करी जाती है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने बहुत सारा देखी होंगी, और बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से धागे से एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो यहाँ पे आपको आंट जेनिफर जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी करती हुई दिखाई देंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग दी पैराग्राफ लेट अस सी सम ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज प्रांस। प्रांस मीन्स टू वॉक और समटाइम रन एनर्जेटिकली। अगर आप बहुत तेज़ी से चल रहे हो या बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हो तो उसको आप प्रांस बोलते हो। देन वी हैव द वर्ड टोपाज। टोपाज इज अ काइंड ऑफ जेमस्टोन विच इज ऑफ येलो कलर, राइट। तो अभी आंट जेनिफर जो टाइगर को बना रही हैं उसको पोएट जो हैं वो कंपेयर करती हैं कि जो उसका कलर है दैट इज ऑफ टोपाज, येलो कलर का ब्राइट सा कलर है उसका। नाउ देन वी हैव द वर्ड डेनिजन्स। डेनिजन्स का मतलब होता है रेसिडेंट, यानी कि रहने वाला। आप किस जगह पर रहते हो, किस जगह से बिलोंग करते हो। सो यहाँ पर वो बताती हैं कि ये जो टाइगर्स हैं ये कहाँ के रेसिडेंट हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रीन जंगल के रहने वाले हैं। नाउ बेनीथ एक वर्ड आएगा जिसका मतलब है अंडर, नीचे। देन वी हैव द वर्ड पेस। पेस का मतलब होता है मूव करना, मूवमेंट करना। देन वी हैव द वर्ड स्लीक। स्लीक का मतलब है जेंटल, पोलाइट, बहुत हल्के हल्के से मूवमेंट कोई चीज़ अगर कर रही होती है तो उसको आप बोलते हो स्लीक, स्लीक स्टेप। देन वी हैव द वर्ड शिवालरिक। शिवालरिक ऑल्सो रेफर्स टू समवन हु इज वेरी पोलाइट, हु इज वेरी काइंड, राइट। तो स्लीक इज जेंटल, सॉफ्ट, एंड शिवालरिक इज पोलाइट एंड गुड इन बिहेवियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ। Here we have learned Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Now, so what the poet is saying? Aunt Jennifer's tigers prance across the screen. Prance का मतलब क्या है? They are walking or they are moving energetically. तो एक स्क्रीन है जिस पर एम्ब्रॉयडरी एक्चुअली में करी जाती है। सो देयर इज अ स्क्रीन, देयर इज अ कैनवस जिसके ऊपर आंट जेनिफर एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, राइट, जिसमें उन्होंने क्या बनाया हुआ है? टाइगर्स बनाए हुए हैं। एंड दीज टाइगर्स आर जस्ट प्रांसिंग, दे आर वॉकिंग एनर्जेटिकली वेयर ऑन द स्क्रीन। उस कपड़े पर ऐसा लग रहा है मानो वो जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं उस स्क्रीन पर। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और वो किस कलर के दिख रहे हैं? ब्राइट टोपाज। टोपाज का मतलब क्या है? येलो येलो कलर के, डार्क डार्क कलर के दिखाई दे रहे हैं वो, ब्राइट येलो कलर के, चमकते हुए, बिल्कुल चमकीले। अब आपको कोई ब्राइट कलर दिखता है तो आपको किस किस सा फील होता है? बहुत एनर्जी आती है ना वहाँ से। तो कोई भी ब्राइट कलर की चीज़ दिखती है, बहुत ज़्यादा तड़कीले भड़कीले कलर की दिखती है, तो वो आपको लगता है बहुत एनर्जी दे रही है। तो इनके जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हैं।
और इनको हमारी पोएट कहती हैं दे आर द डेनिजन्स ऑफ, दे आर द इनहैबिटेंट ऑफ, वो रहने वाले कहाँ के हैं, अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट। ओके, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ अंडर द ट्री, बीनीथ का मतलब है अंडर। तो कहते हैं ये जो टाइगर्स हैं उनको डर नहीं है, किसका डर नहीं है, उन लोगों का डर नहीं है जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जो माइट भी छुप करके शिकार कर सकते हैं इन जानवरों का, या फिर उन्हें अननेसेसरली हार्म भी कर सकते हैं, राइट। सो व्हाई द पोएट इज सेइंग दैट कि इनको किसी भी लोगों का डर नहीं है, उन लोगों का डर नहीं है जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पर्सन इनको ड्रॉ कर रहा है उसके अंदर लोगों का डर है। और किस पर्सन का डर है उसके अंदर, उनके हस्बैंड का, राइट। दे पेस इन स्लीक chivalric certainty, दे पेस का मतलब क्या है, दे मूव। और वो मूव कैसे करते हैं, हल्के हल्के जेंटल स्टेप में मूव कर रहे हैं। वो उनका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही शांत है, वो हार्श नहीं है, वो शाउट नहीं कर रहे, वो गुर्रा नहीं रहे, वो गुस्से में नहीं है, वो एंगर में नहीं है। सो यहाँ पर जो आंट जेनिफर हैं, शी इज जस्ट ड्रॉइंग हर इनर सेल्फ। क्या है उनका इनर सेल्फ, वो शांत है, वो काम है, वो पोलाइट है, वो मूव करना चाहती हैं बिना गुस्साए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट किए हुए। बट व्हाट शी वांट्स, वो क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि उनके अंदर किसी का भी डर ना हो। बट हियर यहाँ पर आप देख सकते हो कि आंट जेनिफर को डर है, और आंट जेनिफर को डर किसका है, आंट जेनिफर को डर है उनके हस्बैंड का। लेकिन वो कहती हैं कि जो मेरा इनर फॉर्म है, और मेरा इनर फॉर्म कौन है, ये टाइगर्स, इन टाइगर्स को किसी का डर नहीं है। नो, इन टाइगर्स को किसी का भी डर नहीं है, और शायद उनकी इनर डिजायर ऐसे ही बनना चाहती है, फ्री, लिबरल, आजाद, जिसके अंदर किसी की डोमिनेंस था, राइट। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो पूरे पैराग्राफ में आपकी पोएट ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि आंट जेनिफर नाम की एक लेडी है जो कि एक स्क्रीन पर, एक कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी ड्रॉ कर रही हैं, उसमें उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं जो ब्राइट येलो कलर के चमक रहे हैं, जिनसे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, और वो चल रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं। उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही विगरस है, बहुत ही जेस्टफुल दिखाई दे रहे हैं वो। और ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ये लोग ग्रीन जंगल के रहने वाले हैं। तो उसके पीछे उन्होंने ग्रीन कलर का जंगल भी बनाया हुआ है जहां पर वो चल रहे हैं। और आंट जेनिफर शायद अपनी इनर डिजायर को यहां पर डिस्प्ले करना चाहती हैं कि वो भी ऐसी ही बनना चाहती हैं जिसको किसी भी पर्सन का डर ना हो, चाहे कोई कहीं पर भी क्यों ना हो। लेकिन अगर हमें किसी का डर नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वो शांत, स्वीट, पोलाइट रहना चाहती हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पर अगर आप आओगे या पूरे लाइन को देखोगे तो सबसे पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस। राइमिंग है ना, तो राइमिंग क्या है इसकी, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री और सर्टेनिटी। सो इफ यू सी ए देन इट इज बी B. So if we talk about the rhyming scheme of this particular poem, we can see that A, B is the rhyming scheme. ठीक है, आपको राइमिंग साउंड्स चेक करनी होती हैं, साउंड सही आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। नाउ डन। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर सम अदर वर्ड्स ऑल्सो। अगर आप ये वाली लाइन को चेक करेंगे, दिस वन लाइन, दे एंड दे, सो इन दोनों को लाइन को जब आप चेक करोगे सो यू विल कम टू नो दैट कि यहाँ पर आपको रेपिटेशन दिखाई दे रहा है, रेपिटेशन दिखाई दे रहा है, बट रेपिटेशन नहीं है। रेपिटेशन आपका तब होता है जब एक ही लाइन में आपको नंबर ऑफ वर्ड्स रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको दो अलग अलग सेंटेंस में सिंगल वर्ड रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब आपको दो अलग अलग सेंटेंस में वर्ड्स रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो एनाफोरा। सो यहाँ पे रेपिटेशन दिखाई दे रहा है बट टू सेंटेंस में, सो दिस इज एनाफोरा। इज दिस मच क्लियर टू एवरीबडी? यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? डन। नाउ हियर वन अनदर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, दैट इज मेटाफर। नाउ मेटाफर क्या होता है, जब आप किसी चीज का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो किसी से। सो यहाँ पे ये जो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स बोला है, ये उन्होंने किसको बोला है, टाइगर को, आंट जेनिफर के टाइगर को, राइट। सो ब्राइट टोपाज डेनिजन किसे कह रहे हैं, वो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स बोल रहे हैं वो टाइगर को, राइट। सो हियर ब्राइट
topaz denizens are none other than tigers. So there is a direct comparison. सीधे उनको ये बोल दिया है कि वो bright topaz denizens है. तो जहाँ पे direct comparison होता है वहाँ पे metaphor होता है. So I hope this is quite clear to everybody. The rhyming scheme is AABB and the metaphor is bright topaz denizens जो कि आपका tigers है, and then we have the word they which is just repeated again and again in two different sentences. So we can say that this is anaphora. I hope this is quite clear to everybody, right? Now let's move ahead and look for this. Topaz is this. Okay, this is a gemstone. Now we have another some of the very important vocabulary. Second paragraph को पढ़ने से पहले हम vocabulary को पढ़ेंगे. Fluttering. Fluttering का मतलब होता है flutter करना, shake करना, shiver करना. डर के मारे जब आप कांपते हो तो आप flutter करते हो. Ivory is the color similar to white, है ना, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, उसको भी आप बोलते हैं ना, बहुत शार्प होते हैं, white कलर के होते हैं, तो that is ivory. Wedding band is the wedding ring of Aunt Jennifer and sits heavily का मतलब होता है of great burden or great responsibility. Right? So when you got into some of the responsibility ना, it is a burden also. अगर कोई इसको अच्छे से निभा लेता है तो वो responsibility होती है, अगर नहीं निभा पाता है, बोझ जैसा लगता है उसको, तो वो burden होता है. Right? So something affects you negatively, तो it is burden, not responsibility. Now Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Look at this. This is just written so beautifully. Aunt Jennifer's fingers. अब Aunt Jennifer's की किसके बारे में बात हो रही है? Fingers की, क्योंकि इन्हीं fingers से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उस कपड़े पर, और उनकी जो fingers है ना, they are fluttering, कपकपा रही हैं. अब कपकपाने के दो reasons हो सकते हैं. There are two reasons for the fluttering. ठीक है, flutter के दो reasons हो सकते हैं. पहला, she is in fear, और दूसरा that she is old, right? Through her wool. तो जब वो अपने वूल, जो भी वूल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उसको जब वो अपनी नीडल को चला रही हैं और जब वूल को वो बना रही हैं उस कपड़े पर, तो उनकी उंगलियां कपकपा रही हैं, थर थर कांप रही हैं. Find even the ivory नीडल हार्ड टू पुल. तो जो वाइट कलर की नीडल है, या जो आइवरी नीडल, बेसिकली वाइट कलर से ज़्यादा रेफरेंस दे सकते हो आप नुकीली, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना जो बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो जो नीडल है जो कि हाथी के दांत की बनी हुई है. यहाँ पर आप पुराने ज़माने में चले जाओगे ना तो हाथी के दांत की पहले सुइयाँ बनाई जाती थी. ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो आइवरी नीडल है, जो हाथी के दांत की बनी हुई जो सुई है, वो उनके लिए इतनी भारी हो गई है कि वो उसको निकाल ही नहीं पा रही हैं. As I told you, there are two things. तो पहली चीज क्या हुई? पहली चीज हमें रेफरेंस दे रही है, might be Aunt Jennifer is old. How can we say that she is old? क्योंकि वो इतनी पतली, सोचो नीडल कितनी हल्की होती है. कोई इतना बुजुर्ग हो जाता है तब वो नीडल भी खींच नहीं पाता है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं बचती है. राइट? सो Aunt Jennifer की उंगलियां कांप रही हैं, उनको इतनी परेशानी हो रही है कि वो उस आइवरी नीडल को भी निकाल नहीं पा रही उस कपड़े से. दूसरा, The massive weight of Uncle's wedding band. या फिर ऐसा हो सकता है कि जो अंकल ने, Aunt Jennifer के हस्बैंड ने उनको जो अंगूठी पहनाई हुई थी, उसका भार बहुत ज़्यादा है. जब Aunt Jennifer की शादी उनके हस्बैंड से हुई थी तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ गई थी जो कि उनके लिए बर्डन बन चुकी हैं. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब शायद वो उनके ऊपर बर्डन बन चुकी हैं, वो इतना ज़्यादा डोमिनेंस में है अपने हस्बैंड की कि वो अब डर में रहती हैं, वो घबराई रहती हैं, वो परेशान रहती हैं. राइट? सो इन द होल पैराग्राफ इट इज मेंशन दैट Aunt Jennifer इज नॉट ओके. Aunt Jennifer हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, बल्कि शी ऑलवेज शिवर, शी ऑलवेज फ्लटर. उनकी उंगलियां कपकपाती रहती हैं, और कपकपाने के देयर आर टू रीजंस. कपकपाने के दो रीजंस हैं. एक तो उनकी ओल्ड एज और दूसरा उनका मैरिज या फियर. ओल्ड एज क्यों है? क्योंकि Aunt Jennifer इज अनएबल टू पुल आउट दैट आइवरी नीडल. राइट? And why she's in fear? Because uncle's marriage is really very burdensome for her. क्योंकि जो अंकल के साथ उनकी शादी हुई है, उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं Aunt Jennifer को पूरी तरीके से तोड़ दिया है. तो अंकल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? क्लियर? नाउ इफ यू
सी, अगर आप इसको देखेंगे, अब ये हो गया है पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया है ना कि आंट जेनिफर डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, घबराई हुई हैं और शायद कभी की वजह उनकी ओल्ड एज भी हो सकती है और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो संभाल नहीं पा रही हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो शादी के टाइम उनके पास आई थी। अब अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम देखें इस पैराग्राफ की, सो वी कैन सी दैट व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम? वूल, पुल, बैंड, हैंड. So it is A, B and B. In this paragraph we can say that this is A, B and B. Clear? Very good. Now let's see. Here we can say that there is an alliteration also. Alliteration कैसे? Finger fluttering. Finger fluttering. Finger fluttering. So this is alliteration. F letter is just repeating again and again. So किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स ऐसे मिले जिनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा हो और वो एक कॉन्सोनेंट हो तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। क्लियर? डन? चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर द अदर पार्ट। सो ये मेरे को इसमें बताना था बट आई जस्ट टोल्ड यू हियर, लेट मी राइट इट ऑल्सो। Alliteration is nothing else but repetition of a consonant letter in starting of two or more words. Okay, now let's move ahead. Now we will learn the third paragraph जिसमें कुछ words आएंगे। terrified जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ, ordeals का मतलब होता है परेशानियाँ, प्रॉब्लम, दिक्कतें, troubles, mastered by का मतलब होता है if someone is used to, किसी पर्सन को किसी चीज़ की आदत लग जाए। then we have the word panel. panel का मतलब होता है एक स्क्वायर टाइप का कोई हार्ड स्ट्रक्चर, राइट, जिसमें आप उस कपड़े को फंसाते हो, या वो मेटल का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, राइट। नाउ आंट जेनिफर इज रियली वेरी फियरफुल, है ना। अब आंट जेनिफर बूढ़ी हो गई हैं तभी भी वो डरती हैं, ये हमें पता चला है। और हमें ये भी पता चला है कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो डरे सहमे से कपकपाते हुए से हाथ थे जो उनकी ओल्ड एज वाले, वो ऐसे पड़े हुए होंगे, राइट। स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, लेकिन उनके हाथों में, वो जो मरे हुए हाथ होंगे जो यूं ही पड़े हुए होंगे, उनमें वो जो अंगूठी है, राइट, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय, उनकी जो अंगूठी है वो अभी भी उनके हाथ में यूं ही पड़ी हुई होगी, और उस अंगूठी के साथ जुड़ी हुई उनकी सारी जिम्मेदारियां, वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी ट्रबल, एक्चुअली वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एज आई टोल्ड यू, उनके लिए वो बर्डन बन चुकी थी, वो परेशानी बन चुकी थी। तो अब उनकी सारी जो ऑडियल्स है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो बर्डन सम है, जो सारी परेशानियां हैं जिसकी वो आदत में थी, शी वॉज यूज टू ऑफ दिस, कि कोई आएगा मुझे डोमिनेट करेगा, कुछ गलत बोलेगा, ये कहेगा वो कहेगा, सो शी वॉज यूज टू ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि वो जब जब अपने हाथ की रिंग को देखते होंगे तब तब उन्हें वो याद आता होगा। सो उनकी जो रिंग है वो अभी भी उनके साथ है, उनके हाथ में है, और ये जो जिम्मेदारियां हैं वो उनके साथ अभी भी हैं, और ये जिम्मेदारियां उनके लिए जिम्मेदारियां कम, परेशानियां ज़्यादा हैं, क्योंकि वो डोमिनेंस में रही हैं, वो अभी भी उनके पास है, मरने के बाद भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन वो टाइगर जो उन्होंने उस पैनल में बनाए हैं, वो पैनल जो कि एक कैनवस का कपड़ा है, जो कि एक हार्ड मेटल शीट स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है, जिसपे उन्होंने पूरी एम्ब्रॉयडरी ड्रॉ करी है। सो वो टाइगर्स जो उन्होंने उस पैनल में बनाए हुए हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो भले ही आंट जेनिफर मर जाए उस डर के साथ, उन दिक्कतों के साथ, उन परेशानियों के साथ, वो परेशानियां, वो डर उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, राइट, कभी भी नहीं। वो आज भी उन्हीं प्रॉब्लम्स में इंडल्ज रहेंगी, आज भी उन्हें लोग जानेंगे तो उनके हस्बैंड्स के नाम से ही जानेंगे, राइट। उनके हस्बैंड की डोमिनेंस उनकी मरने के बाद भी है, लेकिन जो टाइगर उन्होंने ड्रॉ करे हैं उस पैनल पर, वो नहीं मरेंगे। दे विल ऑलवेज अलाइव, दे विल ऑलवेज लुक एनर्जेटिक, दे विल ऑलवेज लुक prancing, मूविंग vigorously, एंड दे विल लुक अनअफ्रेड। तो आंट जेनिफर की जो डिजायर है
वो जिंदा रहेगी, और वो जिंदा कैसे रहेगी, उनकी बनी हुई उस एम्ब्रॉयडरी से, राइट. सो दिस इज अ वेरी beautiful poem which is written by Adrienne Rich and she has explained it really very well. उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी यहाँ पर कि आंट जेनिफर के मरने के बाद भी nothing is changed, and the thing one which is also not changed is the embroidery which is made by her, right. So if you look at this particular paragraph you will come to know the whole part of this कि आंट जेनिफर जब शादी करके आई तब भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, जब वो बूढ़ी हुई तब भी वो जिम्मेदारियों से भरी हुई थी, और अब जब वो मर रही हैं तो भी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, राइट. तो ये सारी जिम्मेदारियां उनको बहुत डरा कर सहमा कर रखती हैं. उनके हस्बैंड जो उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, इतना ज़्यादा फोर्स डालते हैं, तो उनका डर उनके मन में अभी भी है. लेकिन जो आंट जेनिफर बाहर से है ना, शी इज नॉट फ्रॉम इनसाइड शी इज कंप्लीटली फियरलेस. वो पूरी तरीके से फियरलेस है, उनके अंदर किसी तरह का कोई भी डर नहीं है, वो बेबाक हैं, वो ऐसी ही थी और वो ऐसी ही रहना चाहती हैं, जिसको वो अपनी एम्ब्रॉयडरी में पोर्ट्रे कर रही हैं, राइट. तो आंट जेनिफर कहती हैं वो मर जाएंगी लेकिन उनकी बनाई हुई ड्राइंग जिंदा रहेगी. वो फिजिकली मर चुकी होंगी लेकिन इंटरनली उनकी डिजायर जिंदा रहेंगी उस पेंटिंग में, जिसको हर कोई देख सकता है ना. अब हम लोग इसकी फिगर ऑफ स्पीच को या फिर इसके जो राइमिंग स्कीम है उसको पढ़ेंगे. सो इफ़ यू सी लाई, बाय, मेड एंड अनअफ्रेड. सो अगर मैं राइमिंग स्कीम की बात करूँ तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम गई है वो ए बी बी गई है, क्योंकि आप देखो पहले 2 लाइन्स मैच कर रहे हैं, दूसरे 2 लाइन्स मैच कर रहे हैं, राइट. नाउ इफ वी लुक अहेड तो हमें यहाँ पर एलिट्रेशन में मिल रहा है, और एलिट्रेशन कहाँ पे मिल रहा है हमें, ये लास्ट वाली लाइन में, prancing proud. Okay, so I hope this is quite clear to everybody. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा. Just do let me know in the comment section. तो as I told you that this poem is really very beautiful, and this poem explains us that how the females were at a time when they got married, है ना. जब उनकी शादी हो जाती थी वो अपने घर आती थी और अपनी हस्बैंड की डोमिनेंस में रहती थी. तो बाहर से वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित होती थी, उत्पीड़ना झेलती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी डिज़ायर्स बहुत अलग होती थी. बाहर से वो भले ही डरी सहमी रहती हों, लेकिन उनकी अंदर की डिज़ायर थी कि वो फियरलेस रहें, वो किसी की डोमिनेंस में ना रहें. और शायद जो एड्रिन रिच हैं उन्होंने हमें इस पोम के थ्रू आंट जेनिफर की कंडीशन बताई है कि बाहर से भले ही वो कितनी भी डरी हुई सहमी सी हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन एक्चुअली में अंदर से वो ऐसी नहीं है, और उनकी डिज़ायर्स हमेशा उस एम्ब्रॉयडरी की मदद से अलाइव रहेंगी, राइट. नाउ विद दिस माय डियर स्टूडेंट आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. जाते जाते मैं आप लोग को एक छोटी सी चीज़ और एक्सप्लेन करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए समझना. दैट इज़ कि ये जो पोम है ये बहुत बहुत छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करी गई पोम है, और इसको एक बार आप लोग पूरा होल ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लेना. जाते जाते एक क्वेश्चन पूछूंगी, एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये पोम कैसी लगी, समझ में आई अच्छे से या नहीं. शो द कंट्रास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शो द कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड her tigers. Okay, so I hope this is quite clear to everybody, guys. Now with this I have come to the end of the session, as I already said. So bye bye everyone, take care, God bless you all. अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, your exams are really very near और आपको एग्जाम्स में फोड़ना है. ओके, चलो बाय.